नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मेरा नाम नीरज वाजपेयी है और आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस मल्टी कैप फंड के बारे में, जिसके फंड मैनेजर अनुपम तिवारी जी हमारे साथ हैं और बहुत लंबा अनुभव है, करीब 15-17 साल का अनुभव है फंड मैनेज करने का। तो दो चीज़ें हम खास तौर पे समझेंगे, एक तो इस फंड को क्यों लोगों को चूज़ करना चाहिए और दूसरा इस वक्त की जो मैक्रो इकोनॉमी या पॉलिटिकल या बाज़ार की जो सिचुएशन है उसको कैसे डिकोड करें जिससे कि हमको और आसानी हो सिचुएशन को समझने में। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अनुपम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंबिस आवाज़ फायदेमंद फंड्स में। और इस शो में हम लोग तिवारी जी बातचीत यही करते हैं कि पहले मार्केट समझा देंगे हमें आप, फिर हम ये समझेंगे कि आपके फ़ंड में किसी को क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ख़ास तौर पे इस तरीके के मल्टी कैप फंड में। तो शुरुआत मेरे हाथ में बाज़ार से हम लोग करते हैं। अब एक बड़ी दुविधा लोगों के सामने है कि दुनिया भर में इतनी खबरें चलती रहती हैं, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, रिसेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी बातें, लेकिन हमारा भारत का बाज़ार बहुत मजबूती से खड़ा है। जब सारे बाज़ार इतनी बुरी तरीके से गिरे हुए थे या अभी भी हैं, तब भी हम लोग ईयर टू ईयर अगर आप देखें तो 2-2.5-3% से ज़्यादा नहीं, रादर अब तो हाई के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। एक बड़ा मज़ेदार आंकड़ा आया अनुपम जी, जब 16,000 पे निफ्टी था तब पहली बार 75 बेसिस पॉइंट हाइक हुई थी। जब दूसरी बार हाइक की गई तो निफ्टी 17,000 पे था, तीसरी बार की गई तो 18,000 पे है। तो हमको लगता है कि अगली बार दिसंबर में हम लोग 19,000 पे खड़े होंगे। इस तरीके का रेजिलियंस है भारतीय बाज़ारों में और ये कमाल डेफिनेटली म्यूचुअल फंड की तरफ से ही होता है। तो बताइए आप लोगों को बाज़ार इस समय कैसा लग रहा है? नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कार्यक्रम में मेरे को आमंत्रित करने के लिए। तो देखिए, हम लोग एक चीज कहते हैं कि बाजार हमारी लक्ष्मी होती है तो हमको हमेशा अच्छी लगती है, हमको बाजार कभी खराब नहीं लगता है। जी। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग रेजिलिएंट इसलिए हैं क्योंकि उसके एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये है कि इंडियन इकोनॉमी बड़ी रेजिलिएंट है और हमको जो भी इस कोविड के कारण जो पूरा दुनिया भर में डिस्टरबेंस हुआ, उसका जितनी भी हमको तकलीफ और जो भी पेन लेना था वो हमने लगभग ले लिया पिछले 2 सालों में। और अब जो स्थिति है वो काफी ठीक ठाक है। और अभी अगर आप सेकेंड क्वार्टर के जो भी नंबर्स आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं, उसमें देखिए और कमेंट्रीज वगैरह देखिए कंपनीज की, तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा चिंताजनक कुछ नहीं है। कहीं पे जरूर कुछ जगहों पे इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण थोड़ा बहुत डिमांड पे प्रेशर है या कि मार्जिन पे असर हुआ है, बट वो ठीक है, वो एक्सपेक्टेड है, वो एक साइकिल है, वो होता रहता है। तो अगर आप रिलेटिवली देखें, पूरे विश्व के परिदृश्य को देखिए आप, और उसमें अगर आप रिलेटिवली देखिए तो हमारी स्थिति काफी ठीक है, हम अच्छे से टिके हुए हैं। और दूसरा क्या है कि जैसा आपने कहा ना कि जब पहली बार हाइक हुई तो 16,000 था, अगली बार हाइक हुई तो 18,000 हो गया। बाजार एक थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक व्यू लेता है और एक लॉन्ग टर्म व्यू लेता है, क्योंकि जनरली जो अगर पूरे बाजार में 100 रुपए लग रहे हैं तो उसमें से लगभग 50, 60, 70 रुपए ऐसे लग रहे हैं जो बड़े लंबे समय के लिए लग रहे हैं और बाकी जो है वो थोड़े शॉर्ट टर्म वाले हैं। तो वो जो लॉन्ग टर्म मनी है उसको ये लगता है कि हाँ, अगले 5-10 सालों में भारत में अच्छा काम हो सकता है, तो इसलिए वो टिकी हुई है और वो आ रही है। और पिछले 10 सालों में हमने काफी अच्छी मजबूती हासिल की है। अगर इकोनॉमी में आप देखिए, अगर आप 2011-12 से देखना चालू करिए तो पहले टेपर टेंट्रम हुआ, फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का जो सेकंड पार्ट का इम्पैक्ट था, जब यूरोप में इम्पैक्ट हो रहा था, जब ग्रीस वगैरह सब तकलीफ में थे, फिर हमारे यहाँ डिमांड हुआ, जीएसटी का डिसरप्शन आया, एनबीएफसी क्राइसिस हुई, फिर कोविड हो गया। तो इसके बावजूद हमारी इकोनॉमी टिकी रही और बाजार में भी ठीक ठाक पैसे बन गए। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा पैसे नहीं बने, बट ठीक ठाक बन गया। उसी बीच अच्छी कंपनियां निकली, उन्होंने अच्छा काम किया, लोगों की ग्रोथ हुई, प्रॉफिट पे ग्रोथ हुआ। तो इन सब से लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। और ऑफ कोर्स बीच में एक प्रेशर था, बिकॉज लोगों को ऐसा लग रहा था, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स को, कि भाई इंडिया की समस्या बहुत ज्यादा हो सकती है और बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, इसलिए वो काफी सेलिंग कर रहे थे। बट वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और जो एक नए कॉन्फिडेंस के साथ लोग आए, उनके कारण वो एब्जॉर्ब हो गया। अब उनको भी धीरे धीरे शायद समझ में आ रहा होगा कि नहीं, इतना ज्यादा समस्या नहीं है। तो ये सब कारण है। और अगर आप बाजार में देखें तो बाजार में कोई जनरली चीजें क्या होती है, जब कोई ऐसी इवेंट होती है तो बाजार उसको जल्दी प्राइस करने की कोशिश करता है और इसके बाद जब इवेंट वो धीरे धीरे प्ले आउट होती है तो उसका इम्पैक्ट कम होता जाता है। तो वो यूएस फेड हाइक भी एक ऐसी ही चीज है कि जब वो शुरू में आया तो शॉक लगा, उसका इम्पैक्ट भी हो गया,
तो जैसे आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया, क्योंकि वो डायरेक्टली कोरिलेटेड है उससे कि अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो आईटी सेक्टर पे और उसके जो एक पोटेंशियल रिसेशन की लोग बात करते हैं उससे इम्पैक्ट होगा या उनके वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट होगा। बट जो डोमेस्टिक सेक्टर है उस पे, अब जैसे इंडिया की सीमेंट इंडस्ट्री, उस पे क्या असर होना चाहिए, वो तो प्योरली डोमेस्टिक है, तो वो सब चल रहा है। तो कुल मिला के ये है कि नेट नेट हमारी स्थिति ठीक है। और अगर आप फिस्कल साइड में भी देखिए, जो एक दूसरी वरी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हाई फिस्कल डेफिसिट के कारण, गवर्नमेंट की बोरोइंग के कारण हमारे यहाँ बहुत समस्या हो जाए, तो उसमें भी टैक्स कलेक्शन वगैरह आप देखिए तो काफी अच्छा चल रहा है। तो वहां पे भी ऐसा अनुपम जी, लेकिन एक रिस्क मुझे लगता है, आप मुझे एक्सप्लेन करिएगा। देखिए, हमारा जो करेंसी है उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। हम लोगों का पहले एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा और उसके बाद अब वो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। इसलिए खड़ी हो रही है क्योंकि बहुत सारा जो एक्सपोर्ट होता है वो भी इंपोर्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट होता है। अब कैड की स्थिति देखिए कितना ज़बरदस्त बढ़ रहा है, 3.5 को पार कर रहा है, 3.5 तक मैनेजेबल है, उसके ऊपर जाने की स्थिति में थोड़ी गड़बड़ होगी। अब यहाँ पे मुश्किल ये है कि हमको बढ़ाना इसलिए पड़ रहा है, ब्याज और करेंसी हेज करना पड़ा क्योंकि अमेरिका बढ़ा रहा है। अब हम मतलब ना दूसरे की समस्या अपने सर पे ओढ़ ली हमने। तो क्या ये एक रिस्क है, अभी बना रहेगा हमारे लिए? देखिए, अगर ये स्ट्रक्चरल हो जाता है तो चीजों की ना एक साइकिल होती है। चीजें, अब इकोनॉमी जो है ना, हम उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स इवॉल्विंग सिस्टम। वो एकदम हर चीज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती कि आप उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन में डाल के a + b = c ऐसा एनालाइज कर पाए। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो आपको एक चीज समझनी होगी। तो अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, इसका एकदम ही लेमन टर्म्स में अगर आप कंक्लूजन निकालें, इसका मतलब कि आपकी करेंसी ओवरवैल्यूड है ना। अदरवाइज आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, नॉन ऑयल छोड़ दीजिए, मतलब ऑयल छोड़ दीजिए आप, जो हमारे यहाँ होता ही नहीं, पर जो बाकी है नॉन ऑयल करंट अकाउंट डेफिसिट है, अगर वो बढ़ रहा है इसका मतलब, ट्रेड डेफिसिट जो है अगर वो बढ़ रहा है इसका मतलब आपकी करेंसी ओवरवैल्यूड है। तो करेंसी पहले क्या थी हमारी, थोड़ा सा रिलेटिव बेसिस पे वो ओवरवैल्यूड थी और वो धीरे धीरे एडजस्ट होगी। तो ये एक साइकिल है और ये होगा, इसका धीरे धीरे एडजस्टमेंट होता है इकोनॉमी में। मतलब आप हर दिन एकदम परफेक्ट इक्वेशन के हिसाब से नहीं चल सकते और इससे होगा कि थोड़ा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। जनरली हमने ये देखा है, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म डेटा एनालिसिस करिए और ध्यान से देखिए, तो करेंसी डिप्रिसिएशन से कोई ऐसा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बढ़ती है। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने का केवल एकमात्र कारण है, मतलब दो चीजें हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण। वो होती है एक तो इनोवेशन और दूसरा होता है प्रोडक्टिविटी। जनरली ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। तो अगर आप प्रोडक्टिव होते जाएंगे और अगर आपका इनोवेशन ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा तो आप वैसे ही अपना एक्सपोर्ट बढ़ाते रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ करेंसी। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके अगर आप सन 80 के दशक या 90 के दशक तक देखिए, तो एक्चुअली जापान का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा, जबकि उनकी करेंसी भी बहुत तेजी से एप्रिशिएट की। तो ऐसा नहीं था कि वो करेंसी डिप्रिशिएट कर रहे थे इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ रहा था। एक्चुअली उनकी करेंसी बहुत ज्यादा एप्रिशिएट कर रही थी, फिर भी उनका एक्सपोर्ट बढ़ता था क्योंकि वो बड़े कॉम्पिटिटिव थे, वो इनोवेट करते थे, नए प्रोडक्ट लाते थे और उनकी प्रोडक्टिविटी गेन बहुत ज्यादा था। तो करेंसी को जनरली आप एक्सपोर्ट से मत जोड़िए। हाँ, करेंसी का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे हो जाता है, क्योंकि इनहेरेंटली अगर आपका ट्रेड डेफिसिट है मतलब आपकी करेंसी ओवरवैल्यूड हो रही